हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप यहां पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार चेक करें मेरे कहने से, आप खुद कहेंगे कि सर इतने कम प्राइस पे हम इसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन 90 to 95% आपका वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट का दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, तो आपके हर तरह के करंट अफेयर्स कवर होंगे। आपके करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? आपको डेली सेक्शन मिलेगा, उसमें 3 तरह की पीडीएफ्स होंगी। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज भी होगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, जिसमें सेम 3 चीजें होंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा और क्विज होगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों मंथली। इसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ में मिलेगी। मतलब 2 लाइन में, 3 लाइन में करंट अफेयर जो है वो आपका कवर हो सके, आप जल्दी जल्दी में एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर सको। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी दे रहे हैं। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम लेके आए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होंगे, हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएंगी, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 3 चीजें मिलेंगी। डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज, जो कि मंथली होगा। आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन होगा वो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का ही। एग्जाम पीडीएफ में आपको मिलेगा डिटेल करंट अफेयर पूरे साल का जितना भी हो चुका है। मतलब एक ही पीडीएफ से पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए इसको यूज करो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा, डिटेल भी मिलेगी और क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो एग्जामिनर यहां से बना सकता है। और अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन खासियत है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो यार कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी की भी, ये सारी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी चीजें। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उन्होंने करंट अफेयर स्टार्ट किया, तो वो 2 साल का बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत लो है। उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज कर लोगे, ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। और पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के अंदर? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है वो 2021 का किसने रिलीज किया है। दोस्तों, ये कंपनी है जिसका नाम है कुशमन एंड वेकफील्ड। तो उन्होंने इस रैंक को रिलीज किया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि कितनी कंट्री के अंदर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेस पे आ रही हैं, कितनी ओपन हो रही हैं, कितना गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है उसके ऊपर। तो इंडिया का स्थान दोस्तों दूसरा है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि पिछले साल अगर मैं 2020 की रैंकिंग की बात करूं, तो इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा था? तीसरा था। तो दूसरा स्थान जो है वो किसका था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ऑपोजिट हो गया दोस्तों। ऑपोजिट ये हो गया है कि इंडिया का जो है वो स्थान दूसरा हो गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह अब कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। तो टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप कंट्री चाइना ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इंडेक्स जो है वो कुशमन और बेकफील्ड 2021 जो है वो रैंकिंग रिलीज की गई है। रैंकिंग का नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, असेसिंग कॉस्ट, रिस्क और कंडीशन इंपैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। इन सारी चीजों को देख के किया जाता है। और इंडिया ने यूएसए को सरपास कर लिया है, क्योंकि यूएसए कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे। इंडिया कौन सी पे? सेकंड पे। और फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? चाइना है। और ये पता लगता है कि इंडिया का रैंक जो है वो इंप्रूव हुआ है पिछले साल से। उसका कारण है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस जो है वो इंप्रूव हुई हैं, कॉस्ट कंपिटिटिवनेस आई है। मतलब हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो सस्ती बनानी स्टार्ट कर दी हैं, जिसका ध्यान मैन्युफैक्चरर्स की तरफ गया और उन्होंने इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के बारे में सोचा। और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, ये 47 कंट्रीज में से दोस्तों तैयार की जाती है, जिसमें से यूरोप कह सकते हो, अमेरिका कह सकते हो, एशिया पैसिफिक कह सकते हो, इनमें से कंट्रीज को लिया जाता है। तो
सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन एक आप रीसेंट रिलेटेड न्यूज में भी यार एक बार देख लो कि एक रैंक आया था जिसका नाम था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक। तो याद रखना है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो इसके अंदर था कि कितने स्टार्टअप किसी कंट्री के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना स्टार्टअप का इन्वायरमेंट जो है वो उस कंट्री के अंदर है। तो इंडिया का रैंक इसमें जो है वो दोस्तों 20th था। टोटल कंट्रीज कितनी आंकी गई थी इसके अंदर, 100 आंकी गई थी। और इसमें टॉप किसने किया था, यूएसए ने। और दूसरा स्थान जो है वो इसके अंदर किसका था, यूनाइटेड किंगडम का। और पहले नंबर पे यूएसए, मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो यूएसए के अंदर, इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है स्टार्टअप का। लेकिन इंडिया का स्थान इसमें 20th स्थान था। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ये स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जो है वो पब्लिश की गई थी, स्टार्टअप ब्लिंक। तो ये चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। who became the world India's who became the first table tennis player from India टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल। तो ये बहुत ही फेमस टाइटल होता है दोस्तों। वैसे तो इसकी शुरुआत जो है वो 2021 में ही की गई है, लेकिन बहुत ही फेमस तौर पे जो है वो इसको पॉपुलराइज किया गया है अभी। तो कंटेंडर टाइटल जो कि वर्ल्ड टेबल टेनिस का पहला टेबल टेनिस प्लेयर कौन बन गया है जिसने इसको जीता है, क्योंकि पहली बार हुआ 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों एक प्लेयर नहीं है, डबल्स में उन्होंने इसको जीता है, और वो है मनिका बत्रा और जी साथ्यान। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड सी होगा, डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो मनिका बत्रा, जी साथ्यान, और इन दोनों ने ये मिक्स डबल टाइटल जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर बुदापेस्ट के अंदर। और आपने याद रखना है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, बुदापेस्ट, जो कि कैपिटल है किसकी, हंगरी की। तो ये टूर्नामेंट वहां पे हुआ है। और ये जो दोनों हैं ये पेरिस ओलंपिक्स में भी खेलेंगे 2024 में, और एशियन गेम्स में भी खेलेंगे जो कि अगले साल होने वाली हैं। तो इसका मतलब इसी अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने याद रखना है फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल जीता है। क्योंकि ये वर्ल्ड टेबल टेनिस जो सीरीज है ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से जो है वो स्टार्ट की गई है। इसको 2021 में ही स्टार्ट किया गया। और इसके दो तरह के लेवल्स होते हैं, जिसमें एक वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर होगा, एक सिंपल कंटेंडर होगा। बस इतना याद रखना, अभी हम कंटेंडर की बात कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं इसमें याद रखने वाली कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल किसने जीता है, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया, और पहले प्लेयर बन चुके हैं वो टेनिस के अंदर जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे होते हैं यार, लाइक जरूर कर दिया करो। और साथ ही साथ जो है वो दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे को 5100 करोड़ रुपीस का लोन मिल गया कौन से बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। ये प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है ये आपने बताना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे से याद रखोगे, गंगा का बहुत बड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश में बहता है, इसलिए नाम जो है वो क्या रखा गया है, गंगा एक्सप्रेसवे। और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 5100 करोड़ रुपीस का लोन जो है वो इनको पास हो गया है। तो आप कह सकते हो कि ये सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 594 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेसवे है उसको कवर किया जाएगा। याद रखना है टोटल लेंथ कितनी है, 594। और 2022 में जो है वो इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी की आप देख सकते हो माथे पे कुछ लकीरें आपको दिख रही होंगी। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चिंता में है कि जीतना भी है, लेकिन लोगों को मुस्कुराहट भी दिखा रहे हैं कि मुझे कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन चिंता जरूर है क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। तो टोटल लेंथ इस पूरे एक्सप्रेसवे की 594 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना है। और ये नॉर्थ इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और पूरे कंट्री का सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे नॉर्थ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट से होके प्रयागराज तक जाएगा। मतलब इसमें मेरठ, आप कह सकते हो हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांबल डिस्ट्रिक्ट, आप कह सकते हो इसमें हरदोई है, रायबरेली है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें, मतलब सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसमें कवर हो रही हैं। इवन यूपी गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि एक एयर स्ट्रिप भी बनाई जाए। एयर स्ट्रिप का मतलब एक ऐसा ट्रैक बनाया जाए कहाँ पे, सुल्तानपुर के अंदर, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ से ये पास होगा, कि वहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को इमरजेंसी उतारना पड़ जाए तो आप इसी के ऊपर उतार सकते हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये बन जाता है तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखोगे, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया, 2022 में इलेक्शन है। और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की गवर्नर हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपने याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं आप याद रखोगे, एस एस मल्लिकार्जुन राव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली।
ज़्यादातर बैंक्स का हेडक्वार्टर आप मुंबई में देखोगे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ को याद रखना है और कहाँ से कहाँ तक है ये गंगा एक्सप्रेसवे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप इसके अंदर याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू जियो स्पेटियल प्लानिंग पोर्टल फॉर एमजी नरेगा एसेट्स। तो आपको पता है यार, एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। 100 दिन का काम देना है और गरीब लोगों को देना है ताकि उनको कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और इसमें वुमेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन जो उनके एसेट्स हैं, लाइक उनकी जगह है अलग अलग जगह पे, तो उनकी प्लानिंग हो सके अच्छे तरीके से, तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। वो पोर्टल कौन सा है? युक्त दारा। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जियो स्पेटियल प्लानिंग पोर्टल युक्त दारा, ताकि जो एमजी नरेगा के एसेट्स हैं उनको अच्छी तरह से प्लानिंग से यूज किया जा सके। हम जो हैं वो जियो टैगिंग फैसिलिटी का यूज कर सकें, उनको जो है वो ऑनलाइन टैग कर सकें, और प्लेटफॉर्म होगा युक्त दारा। बुवान पोर्टल के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको ने याद रखना है कि ये बुवान पोर्टल जो है ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए ही स्टार्ट किया गया था। इसमें एडिटिंग है, एनालिसिस है, डिस्प्ले है, इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप चेक कर सकते हो। मतलब इसमें इंडिया का जो ट्रू बॉर्डर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्फॉर्म्ड है, वो एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और रेदर देन आप फॉरेन एप्लीकेशन को यूज करके जो है वो आप लाइक मैपिंग का यूज करो, आप क्या करो, मैप माई इंडिया का यूज करो, जो इंडिया बेस्ड एप्लीकेशन है, और आप प्राइवेसी भी जो है वो अपनी रख सकते हो, उसको बचा के रख सकते हो। और आपने याद रखना है, युक्त दारा पोर्टल जो है वो गिरिराज सिंह जी ने रिलीज किया है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है? हमारे पास गिरिराज सिंह जी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एमजी नरेगा के एसेट्स हैं उनको अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि टैगिंग होगी उनकी अच्छे से, और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या आप कह सकते हो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको प्लान में लेके आ सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी साइट्स के जियो टैग हो जाएंगे, और जितनी भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स चल रही हैं उनके अंदर भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, एमजी नरेगा चल रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम चल रहा है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंदर भी जियो टैग्स जो है वो हुए हुए हैं, तो उसको भी साथ में जो है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो है वो इसरो का है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, दोनों ने मिलकर जो है वो इसकी शुरुआत की है, इसको बनाया है, ताकि एमजी नरेगा मतलब रूरल लेवल पे प्लानिंग जो है वो क्या की जा सके, अच्छी की जा सके। मतलब आप कह सकते हो कि ग्राम पंचायत लेवल पे प्लानिंग जो है वो अच्छी हो सके एमजी नरेगा को लेके, तो उसके लिए जो है वो ये किया गया है। तो युक्त दारा, ये वर्ड याद रखना है। मतलब युक्त, आप कह सकते हो कि ये वर्ड जो है इसका मतलब ही ये है कि हमने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में बता चुका हूँ, गिरिराज जी हैं, और गिरिराज जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पे है दोस्तों? बेगूसराय है बिहार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, What is the name of rescue mission which was started to evacuate stranded Indians from the Taliban captured Afghanistan? सबको पता है कि अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर कर लिया, उनके प्रेसिडेंट अशरफ गनी जी भाग गए हैं। अब नए जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हीं को क्या बना दिया गया? केयर टेकर प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिनका नाम क्या था? अमरुल्ला। तो याद रखना है, अमरुल्ला सलेह, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो केयर टेकर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, किसके? अफगानिस्तान के। तो अब यार वहां पे अलग अलग कंट्री के लोग फंसे हुए हैं, तो ये कंट्री की जिम्मेवारी है कि वो अपने सिटीजन्स को वापस बुलाए या किसी तरह से लेके आए। तो इसी तरह से इंडियंस को भी वापस लेके आना। अभी तक हम 800 इंडियंस को वापस ले आए पाए हैं, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो होगी, साथ में इंडियन एयरफोर्स की मदद से हम कर रहे हैं, और साथ में यूएस और कंट्रीज की मदद से भी इसको किया जा रहा है। तो नाम होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। तो 800 से ज्यादा इंडियंस को अफगानिस्तान से हम लेके आ चुके हैं, इस चीज को याद रखना है। और आपको पता ही है कि तालिबान का लिटरली मीनिंग जो है वो क्या होता है? स्टूडेंट। दोस्तों याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपको, इसका मीनिंग क्या होगा? स्टूडेंट। और 20 साल तक जो है वो मतलब अफगानिस्तान के अंदर एक अलग से गवर्नमेंट रही, इससे पहले तालिबान का ही रूल था, लेकिन यूएस ने जो है वो अपनी मिलिट्री को जैसे ही वापस बुलाया, तालिबान ने सारे एरिया को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे मिशन देख रहे हो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑपरेशन मैत्री आप देख रहे हो, ऑपरेशन मैत्री जो मिशन था वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ये नेपाल के लिए था, कि नेपाल के अंदर 2015 में एक अर्थक्वेक आया था, तो उसके अंदर उनको बचाया जा सके, तो उसके लिए ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत हुई थी।
ऑपरेशन सहयोग दोस्तों 2018 में स्टार्ट किया गया था। केरला के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, तो वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको अलग अलग चीज़ें पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सहयोग का यूज़ किया गया। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर के थ्रू जो है वो यूज़ किया गया था, क्योंकि कारगिल वॉर हुई थी उस टाइम पे, तो कारगिल सेक्टर से लोगों को बाहर निकालने के लिए, या आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए हमने जो है वो ऑपरेशन विजय जो की शुरुआत की थी। तो सारे ऑपरेशन जो है वो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सी स्टेट ने एमओयू साइन किया है अर्बन मैनेजमेंट सेंटर अहमदाबाद गुजरात से, ताकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप दोस्तों आप कह सकते हो कि खास करके बनाया गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ये ओडिशा की बात कर रहे हैं हम कि ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये टाई अप किया और ओडिशा की तरफ से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये इसी के साथ क्यों किया गया अर्बन मैनेजमेंट सेंटर अहमदाबाद के साथ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशन को, अर्बन मैनेजमेंट सेंटर अहमदाबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सबसे बेस्ट है अर्बन मैनेजमेंट के अंदर, सबसे बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये अर्बन मैनेजमेंट सेंटर अहमदाबाद के। इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट ने टाई अप जो है वो इनके साथ किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट का टाई अप मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। ये एमओयू जो है वो ट्रेनर्स और मेंटर्स को साथ में लेके आएगा, ताकि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके, और साथ में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से सैनिटेशन रिलेटेड काम जो है वो कर सके। उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे दी जाएगी, और उनकी स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट जो है वो की जाएगी। और इससे क्या होगा कि मिशन शक्ति जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका काम बेहतर होगा। इसका मतलब वो पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी जो मार्जिनली सेक्शन के अंदर होता है उसको दूर करने में भी हेल्प करेंगे। और ओडिशा का दोस्तों ऑलरेडी टारगेट है कि हमने 100% वेस्ट मैनेजमेंट कर देना है। 100% वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है जितना भी वेस्ट कलेक्ट होगा घरों से या कहीं से भी, उसको हमने वेल्थ में कन्वर्ट कर देना है, मतलब किसी ना किसी कार्य में ले आना है ताकि उसको यूज किया जा सके। ये ओडिशा का ऑलरेडी टारगेट बन चुका है। तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के, और यहाँ के गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिमलीपाल। भीतरकनिका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। बहुत ही फेमस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द कपिल शर्मा स्टोरी, कपिल शर्मा शो नहीं कह रहे, कपिल शर्मा स्टोरी है ये, एक बुक लिखी गई है, एक बायोग्राफी है कपिल शर्मा के बारे में, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में। किसने लिखी है ये, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कपिल शर्मा बहुत ही फेमस है और पंजाब से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, और ये बुक लिखी है अजीतबा बोस। तो नाम याद रखेंगे, अजीतबा बोस, अजीतबा बोस। तो किसी भी तरह से याद रखें, मतलब नाम से पता लग रहा है कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते होंगे। तो इन्होंने इस बुक को लिखा, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, कपिल की अलग अलग जो है वो यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हो। द कपिल शर्मा शो एन इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ द सेल्फ मेड सुपरस्टार, और ये बुक धर्मेंद्र ने जो है वो फॉरवर्ड भी की है, मतलब धर्मेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, सन्नी देओल जी के फादर, तो याद रखोगे। और अजीतबा बोस, तो मतलब ये बुक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कपिल शर्मा की जर्नी, उनके स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और जितना भी पैसा ये बुक कमाएगी ये एनजीओज में या सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में चला जाएगा, जहाँ से लोगों की हेल्प की जा सकती है। और ये सिर्फ कपिल शर्मा के बारे में तो बता ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये धर्मेंद्र के बारे में, ये अर्चना पूरन सिंह, ये सोनू सूद, ये किक्कू शारदा, है ना, तो इन सब लोगों के बारे में भी जो है वो साथ में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो मतलब इसका नाम जो जरूर याद रखना है, अजीत, चाहे ओनली अजीत बोस याद कर लें, किसी भी तरह से याद, अजीत आबा बोस या अजीतबा बोस। और दोस्तों बाकी नाम भी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। अमीश राज मुल्मी आप देख रहे हो, इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बुक लिखी थी नेपाल और चाइना के बारे में, जिसका नाम था ऑल रोड्स लीड्स टू नॉर्थ, ऑल रोड लीड्स टू नॉर्थ। और ये बुक जो है वो नेपाल टर्न्स टू चाइना के बारे में है। रोनी स्क्रूवाला प्रोड्यूसर कह सकते हो, बहुत ही फेमस, इन्होंने बुक लिखी थी स्किल इट किल इट, स्किल इट किल इट। ताहिरा कश्यप खुराना जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं, उन्होंने लिखी थी द सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, द सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। तो ये आपने याद रखनी है दोस्तों, तीनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक इन्वेस्ट इंडिया के साथ टाई अप किया है ताकि वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो है वो बेहतरीन तरीके से उनको सपोर्ट कर सके, और ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ टाई अप किया है ताकि वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप को बूस्ट कर सके, उनको अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। और ये किस तरह से होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके जो है
वो अग्नि मिशन के ऊपर काम करेगी। अग्नि मिशन इन्वेस्ट इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। तो इसका भी मेन मोटिव यही है इस मिशन का कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो हैं वो आ सकें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सकें, तो उसके थ्रू जो है वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाएगा। और याद रखना है अग्नि मिशन जो है वो एग्जीक्यूट इन्वेस्ट इंडिया ही कर रहा है, लेकिन अग्नि मिशन जो है वो सरकार का है। इसको आप कह सकते हो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत होगा क्या कि 11 स्टार्टअप्स को, मतलब 11 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की चाहे वो मार्केट प्लेस है, उनकी ऑडियंस है, चाहे वो सेल्स टीम है, चाहे वो उसका इकोसिस्टम है, तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं अच्छे से और अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि आप सकते हो डिफेंस और सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई मोबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर जिसमें इंडिया को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा चीज़ों की, तो इसीलिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो इन्वेस्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप के ऊपर काम करेगा, मिशन का नाम है अग्नि। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और इन्वेस्ट इंडिया के बारे में अगर कुछ याद रखना है तो एमडी और सीईओ याद रख सकते हो। एमडी और सीईओ हैं दीपक बगला। दीपक बगला, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। और आप याद रख सकते हो सत्या नडेला के बाद कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एग्जैक्ट जगह भी आपको पूछी जा सकती है, रेडमॉन्ड में है दोस्तों, रेडमॉन्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखना है, पूरे वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी तो एप्पल है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। किसके द्वारा, ह्यूरोन 500 लिस्ट के अंदर, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बीच में एक टाई अप हुआ है, ताकि उस टाई अप का नाम क्या है कि एक फॉरम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब हमने ट्रांसपोर्ट से जो है वो कार्बन एमिशन कम करनी है, ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन को कम करना है। एक तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नीति योग। दोनों ने एक फॉरम लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम अलग अलग तरह के लोगों को कंबाइन करेंगे ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जो है वो कर सकें। तो आप देख सकते हो इस फॉरम के अंदर जो है वो होगा क्या कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम ग्रीन अप्रोच दे सकें, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकें। सिंपल तरीके से कहोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम कर सकें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, और खास करके एशिया के लोग जो हैं वो इससे सीखें, क्योंकि एशिया के अंदर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। और इस फॉरम के थ्रू जो ये इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग, दोनों मिलके जो हैं वो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, चाहे आप कह सकते हो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स से हैं, एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक जगह पे लेके आएगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, और आप कह सकते हो एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ेगी। इसमें चाहे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है, सबके बारे में बात की जाएगी। तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं उसके बारे में ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखोगे, फॉरम फॉर डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। और इसमें अलग अलग तरह के आइडियाज मॉडल जो हैं वो सामने आएंगे जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो याद रखना है नीति आयोग 2015 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। चेयरमैन जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब मोदी जी हैं आजकल। और साथ ही साथ आपने याद रखना है सीईओ अमिताभ कांत हैं, और इसके डिप्टी चेयरमैन जो हैं, जब वाइस चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, अक्षय ऊर्जा दिवस जो है या नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, जब हमने एक दिन जो है वो सेलिब्रेट किया था, वो था सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस जो है वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता था। तो उसी दिन जो है वो हम कौन सा मनाते हैं, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे, 20 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो नाम से पता लग रहा है अक्षय ऊर्जा दिवस, मतलब हमने क्या करना है कि नेचुरल एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताना है कि बायोगैस के क्या फ़ायदे हैं, सोलर एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, विंड एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, नेचुरल एनर्जी जो भी है उसके क्या फ़ायदे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं। और ये बर्थ एनिवर्सरी है लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक के इंडिया के, और 1984 से लेके 89 तक वो क्या रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के। तो इसमें लोगों को अलग अलग तरह के कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट करवाए जाएंगे ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। इस दिन को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी कहा जाता है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी कहा जाता है। और इसको मनमोहन सिंह जी ने 2004 में स्टार्ट करवाया था। इसका मतलब पहली बार जो है वो ये 2004 में मनाया गया था। और दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है
कि एक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई थी, मतलब आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की थी। उस रिपोर्ट का नाम था रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। क्या था? अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। और वो 2021 के अंदर उस इंडेक्स के अंदर इंडिया का स्थान जो है वो तीसरा था। मतलब सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा करने वाली कंट्रीज में से सबसे अच्छा रैंक जो है वो किसका था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। दूसरे नंबर पे चाइना था। तीसरे पे कौन है? इंडिया, क्योंकि इंडिया ने 136 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बनाई। तो मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है। और ये रिपोर्ट जो है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो है वो अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया था। और आपने एक बात और याद रखनी है इसमें, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मेंबर हैं या मिनिस्टर हैं करंटली, वो हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? आरा। आरा कहाँ पे दोस्तों? बिहार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेबी ने रिसेंटली एक कंपनी को अप्रूवल दी है कि वो म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो खोल सकती है, मतलब म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर काम कर सकती हैं। और वो कंपनी कौन सी है? बजाज फाइनेंशियल सर्विस, मतलब बजाज फिनसर्व। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये कंपनी को अप्रूवल मिल गया सेबी की तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, कि म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली सेबी ने अपनी रेगुलेशन के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम की थी। उन्होंने कहा था कि अब ये कंपनी जो है वो अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, अपनी ट्रस्टी कंपनी खोल सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब चाहे खुद खोल लें चाहे अपनी सब्सिडरी के थ्रू खोल लें, और म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं। क्योंकि दिसंबर 2020 में रेगुलेशंस को थोड़ा सा ईज कर दिया गया था, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम कर दी गई थी। उन्होंने अलाउ कर दिया था कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया है, अगर वो नहीं भी पूरा कर रही कंपनी तो भी हम आपको जो है वो स्पॉन्सर बनने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ये सेबी ने कह दिया था, जिसके बाद जो बहुत सी कंपनीज एलिजिबल होगी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर वो एंटर कर सकती हैं। और रिसेंटली अगस्त की अगर मैं बात करूंगा तो एक सैमको सिक्योरिटीज नाम की एक कंपनी है, उसको भी जो है म्यूचुअल फंड में एंटर होने की परमिशन मिल गई है। तो बजाज फिनसर्व के बारे में याद रखना है, ये बजाज होल्डिंग्स की एक सब्सिडरी है, इसका हेडक्वार्टर पूना में है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कपूर। संजीव कपूर, संजीव नॉट कपूर, इट इज़ बजाज, क्योंकि बजाज है तो बजाज ही होंगे, संजीव बजाज। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो और सेबी के बारे में मैं हमेशा आपको बताता ही रहता हूँ, हेड जो हैं वो अजय त्यागी हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 1988 में की गई थी, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका एक्ट जो है वो 1992 में बनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने जो है वो एक मिशन या ऑपरेशन को स्टार्ट करने का सोचा है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये मिशन किससे रिलेटेड है? ये जो मिशन है दोस्तों, ये दिव्यांग्स के लिए है, कि जो डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग हैं, वो भी जो है किसी भी माउंट के ऊपर, मतलब किसी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी भी ग्लेशियर के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है कि ये सियाचिन ग्लेशियर का मिशन जो है रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए रखा गया? डिसेबल्स के लिए रखा गया है। मतलब आप कह सकते हो जो लोग कहीं ना कहीं से डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, वो भी सियाचिन ग्लेशियर को फतेह कर सकते हैं। उसके लिए ये मिशन का जो नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम रखा गया है। तो पीपल विद डिसेबिलिटी पूरे कंट्री के अंदर जो है वो इस एक्सपीडिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, और ट्रेनिंग कौन देगा? आर्म्ड फोर्सेस के जो वेटरन हैं, जिनको टीम क्लॉ कहा जाता है, वो इनको ट्रेनिंग देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल चुकी है कि इनको ट्रेनिंग दो आप, और इन डिसेबल्स को सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाएगा। और जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो इसका नाम जो है वो किस तरह से होगा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के नाम से होगा। और दूसरे नेशंस को एक शिक्षा भी मिलेगी, एक आप कह सकते हो यहाँ से शिक्षा मिलेगी कि दिव्यांग जन भी जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर जाएगा, और हर जो दिव्यांग है वो हर तरह की चीज कर सकता है, इसी को प्रोत्साहन जो है वो करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एक्सटेंडेड स्पॉन्सरशिप टू हॉकी इंडिया बाय 10 मोर ईयर्स? 10 साल और जो है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल गई है उसको। मतलब आप कह सकते हो कि यार स्पॉन्सरशिप ऐसे पहले भी थी इनके पास, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो 2023 में खत्म हो जाने वाली थी, मतलब 5 साल के लिए दी गई थी। देखो बैकग्राउंड इसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है कि 2018 तक मेन हॉकी टीम और वोमेन हॉकी टीम को जो स्पॉन्सर करता था वो कौन था? सहारा इंडिया। लेकिन सहारा इंडिया के अपने हालात खराब हो गए 2018 में, आपको पता ही है, सुब्रतो सहारा जेल में थे। तो मतलब उनके अपने हालात खराब हो गए, तो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे क्या हो गई? खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो कोई ना कोई स्पॉन्सर तो चाहिए था। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने आगे हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने कहा 2018 में कि हम 5 साल के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, 2018 से लेके 23 तक।
लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हम 10 साल और बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो 10 साल और बढ़ा दिए। क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या है 2021 का। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक दोस्तों अगस्त के लास्ट वीक में मनाया था, लास्ट फुल वीक में। फुल वीक मतलब जो स्टार्ट भी अगस्त में हो रहा हो, खत्म भी अगस्त में हो रहा हो, लास्ट फुल वीक। तो इस बार का जो हमारा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास 22 से लेके 27 तक, मतलब 22 से लेके 27 तक जो है उसको मनाया जा रहा है। लेकिन इसका थीम क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। तो ये इसका थीम रखा गया, आप देख सकते हो 22 से नहीं 23 से कह सकते हो आप, 23 से लेके 27 तक, क्योंकि 23 को मंडे आता है, सोमवार आता है, तो 23 को स्टार्ट किया गया। तो वाटर वीक, तो ये याद रखना है। और वर्ल्ड वाटर वीक का उद्देश्य क्या होगा कि जो वाटर के इश्यूज हैं उसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना वर्ल्ड वाटर डे के साथ। वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो ये बाकी जो थीम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, जैसे कि रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ये दोस्तों आप कह सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। और ये 3 जुलाई को हर साल जो है वो मनाया जाता है। और ये इस साल का थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ जो है वो अर्थ आर डे का जो है वो थीम है, जो कि आप कह सकते हो 27 मार्च को मनाया जाता है। वेलिंग वाटर वाटर डे का थीम है वर्ल्ड वाटर डे का, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिंग वाटर इसका थीम है। तो इस दिन आपने याद रखना है दो बहुत ही फेमस अवार्ड्स। वो अवार्ड्स क्या हैं, एक है स्टॉकहोम वाटर प्राइज ल्यूरेट, जो वाटर को बचाने के लिए कोई ना कोई कुछ करता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और 2021 का किसको मिला है, सांद्रा पोस्टल को। सांद्रा पोस्टल जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ग्लोबल वाटर पॉलिसी प्रोजेक्ट का, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और बताया कि पानी एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या महत्व रखता है, तो इसलिए उनको ये अवार्ड मिला। और यही एक जूनियर कैटेगरी में मिलता है, बच्चों को मिलता है जूनियर वाटर प्राइज 2021। ये भी इसी के लिए कि कोई ना कोई खोज हो पानी के लिए या पानी के लिए प्रेरित किया हो। तो यह है ईशानी झा यूएसए से, जिन्होंने पानी को कंटेमिनेट ना हो, पानी की जो प्रॉब्लम है जो खराब है उसको किस तरह से हम प्योर कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के थ्रू, वो इन्होंने तैयार किया, इसलिए उनको ये प्राइज मिला। तो याद रखना है स्टॉकहोम वाटर प्राइज ल्यूरेट 2021 सांद्रा पोस्टल, और स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज जो है वो ईशानी झा को मिला है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा ये अवार्ड्स, लेकिन फिर भी आप जो है वाटर वीक के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। तो अब ये समझना होगा कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो किसने डेवलप किया है, नीति आयोग की तरफ से डेवलप किया गया, अलग अलग मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मिनिस्ट्रीज को ही टाई अप जो है वो लिया गया है इसके अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एसेट सरकार के पास पड़े हुए हैं उनको बेचा जा सके और सरकार जो है वो यहाँ से पैसा निकाल सके। मतलब अगले 4 साल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं 22 से लेकर 25 तक की बात करूंगा तब जाके ये 4 साल पूरे होंगे। और इसमें कितना पैसा आ सकता है इनको बेचने के बाद, 6 लाख करोड़ रुपए की जो है वो यहाँ पे इनकम हो सकती है सरकार को, अगर वो इन एसेट्स को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है अगले 4 साल के अंदर। ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, या आप कह सकते हो पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन का मतलब ही दोस्तों क्या है, मतलब मोनेटाइजेशन का मतलब ही इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी एसेट को कैश के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कह देते हैं, मोनेटाइजेशन कह देते हैं। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर दोस्तों अभी जो इंक्लूडेड है वो क्या है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच सकते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई एसेट है उसको बेच सकते हैं, लेकिन अभी इसमें स्टेट के एसेट्स को बेचने की प्रोविजन नहीं है। इसमें सिर्फ यही 2 प्रोविजन जो हैं वो भी ऐड की गई है। स्टेट वाला जो है वो लेटर ऑन फ्यूचर में जो है वो ऐड किया जा सकता है। लेकिन आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में याद रखना है, निर्मला सीतारमन जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कर्नाटका, ये बात आपने याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारे पास नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए थर्ड ऑफ इंडियाज कोस्टलाइन अंडरवेंट इरोजन इन 28 ईयर्स, बंगाल वर्स्ट इफेक्टेड। तो क्या है इसके अंदर कि जो हमारी कोस्ट लाइन है पूरी की पूरी, लाइक आप कह सकते हो कि गुजरात से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल तक जो जाती है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि पिछले 28 साल के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा 32% आप कह सकते हो कि इरोड हो चुका है, पानी से जो है वो इस तरह से खराब हो चुकी है सारी जो स्थिति है हमारी कोस्टल एरिया की, जो पानी के साथ लग रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो कि कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के अंदर।
और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 32% कोस्ट लाइन जो है वो पानी के कारण खराब हो चुकी है, इरोजन हो चुकी है, उसके कॉर्नर्स जो है वो खराब हो चुके हैं, और 27% जो है वो एक्सपैंड कर गई है लैंड पानी के कारण, और ये पिछले 28 सालों का रिजल्ट है। और अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इरोजन जो हुई है वो किसकी हुई है, वेस्ट बंगाल का खनन जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है, 60% तक जो है वो ये खराब हो चुका है कोस्टल एरिया। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो पुडुचेरी का आएगा, 56% तक जो है वो उसका एरिया जो है वो पानी से खनन हो चुका है, उसका खराब हो चुका है। और कोस्टलाइन ओडिशा की जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपैंड कर गई है पानी के कारण, जो है वो 51% एक्सपैंड कर गई है। तो मतलब आप कह सकते हो कि किस तरह से जो है वो ये नुकसान हो रहा है। और आपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में याद रखना है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। दोस्तों ये इंस्टीट्यूशन जो है जितनी भी शोर लाइन है, हमारी कोस्ट लाइन है, उसको ध्यान में रखता है, उसको देखता है। इसमें 9 स्टेट्स आ जाती हैं कोस्ट लाइन के अंदर, 2 यूनियन टेरिटरीज, मतलब एक पुडुचेरी आ जाता है हमारे पास, एक दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली आ जाता है। उसका निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से कोस्टल एरिया को मैनेज कर सकते हो। तो ये थी सारी चीजें, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो, क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इसमें वेस्ट बंगाल वाला पॉइंट याद रखना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी ने जो है वो 328 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इंडियन एयरफोर्स को जो है वो सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट जो हैं वो समझने में, चलाने में, उनको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प प्रोवाइड कर सके। और ये कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, क्योंकि ये सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो है वो इन्होंने ही बनाया था। तो लॉकहीड मार्टिन जो है वो 328 मिलियन डॉलर का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगले 5 साल का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल के अंदर सब तरह की सर्विसेज इस जहाज से रिलेटेड जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, लॉकहीड मार्टिन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसमें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से लेकर सारी जो है वो इंडियन एयरफोर्स को ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं ये इस जहाज के। और ये अलग अलग तरह के मिशन कर सकता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड, किसी को कुछ पहुंचाना है, एयरलिफ्ट करना है जैसे आजकल अफगानिस्तान से कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर है, सपोर्ट प्रोवाइड करने है, रेस्क्यू करना है, तो ये सारी चीजें कर सकता है। और इसमें 4 तरह के इंजन लगे हुए हैं, टर्बो प्रॉप मिलिट्री इंजन जो है वो इसके अंदर लगे हुए, आप देख सकते हो 4 इंजन जो है वो दोनों तरफ 2-2 करके जो है वो लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इंडिया ने 6 जो हैं वो ये खरीदे थे 2008 में, और इसको जो है वो C-130J के नाम से भी जाना जाता है। और 2 जो है वो एडिशनल बाद में परचेज किए थे, एक 2017 में, एक 2019 में। और इंडियन एयरफोर्स के बारे में याद रखेंगे, मार्शल RKS भदौरिया जी जो है वो क्या हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आरबीआई अपॉइंटेड पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, की किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये दोस्तों कमेटी बनाई गई थी NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में, और अब इस कमेटी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और इस रिपोर्ट के अंदर यही बताना था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बता दिया है कि 4 तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, जिसके थ्रू हम उनको मजबूत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट्स। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट्स। तो इसमें टियर 1 में जो आएगा उसमें जो है वो अप टू 100 करोड़ रुपीस तक का जो है आएगा, वो अप टू 100 करोड़ होगा। टियर 2 में जो है वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का आएगा, अगर डिपॉजिट 1000 करोड़ तक के हैं। और अगर 1000 से लेके 10,000 करोड़ तक हैं तो इसका मतलब वो टियर 3 होगा। और अगर 10,000 करोड़ से ऊपर ऊपर हैं तो वो टियर 4 के अंदर आएंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत ही अच्छे से आगे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि NS विश्वनाथन इसके चेयरमैन थे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये पैनल किसने बनाया था, आरबीआई ने बनाया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, जो है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन लाइनर में पहला पॉइंट है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और हमारे पास दूसरा है इंडिया चेस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कि आप कह सकते हो कि चेस प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, चेस प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोनों ने आपस में जो है वो एक टाई अप किया है कि हम चेस गेम्स को इकट्ठे मिलके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसका दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही रहेगी, कौन सी, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ही रहेगी। अब दोनों मिलके जो है वो नेशनल और स्टेट लेवल पे जो भी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के टूर्नामेंट्स होंगे, दोनों को ऑर्गेनाइज करेंगे, दोनों को इकट्ठा मैनेज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी चेस से रिलेटेड मेंबर होगा उसको डेवलपमेंट के बारे में भी ये दोनों एजेंसीज इकट्ठे काम करेंगी। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इंपॉर्टेंट है, 1951 में इसको बनाया गया था, कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है पूरी चेस की, पूरे इंडिया के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो संजय कपूर हैं, संजय कपूर। नेक्स्ट है आरबीआई ने
27.5 लाख मतलब 27.5 लाख की पेनल्टी लगा दी है धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर। आपने याद रखना है धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो केरला के अंदर है। तो इन्होंने एक स्कीम जो है वो स्टार्ट करनी थी, वो कौन सी थी? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। उसके अंदर जो प्रोविजंस थी उसको इन्होंने वायलेट किया, जिसके कारण आरबीआई ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास दो लैब्स आप कह सकते हो। दो लैब्स का नाम है एनआईएबी। एनआईएबी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और एक है एनसीसीएस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। मतलब जो एनआईएबी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है, और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो है पुणे में है। दोनों को अप्रूवल मिल गया है किस चीज का? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनने का। मतलब इनको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बना दिया गया ताकि अब ये कोविड की टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उनके बैच भी जो है वो रिलीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बस कौन कौन सी हैं वो, कौन कौन सी लैब्स जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 52nd रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया किसकी? एशिया एंड पैसिफिक नाम से। तो इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर स्टैटिस्टिक्स हैं 49 कंट्रीज के, मतलब 49 कंट्री के इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन कैसी है, लेबर फोर्स क्या है, और नेशनल अकाउंट क्या है, प्रोडक्शन और प्राइस क्या है चीज़ों के, एनर्जी कैसे काम करती है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस क्या है, कितना पैसा उधार लिया हो, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और स्पेशली ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हर साल रिलीज की जाती है, और 2020 का इसमें डाटा शामिल है, और उसमें बताया गया कि 4 में से 3 लोग जो हैं वो मतलब उनकी जीडीपी, मतलब आप कंट्रीज कह सकते हो अगर लोग नहीं कहना तो 4 में से 3 कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी जो है वो कम हुई है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात करोगे तो 4 में से 3 लोग ऐसे हुए हैं जो कि आगे से जो है वो वीक हुए हैं फाइनेंशियल लेवल पे। तो कंट्री वाइज भी सेम ही डाटा है, लेकिन पूरे इस रिपोर्ट के अंदर जो 49 कंट्रीज को आंका गया उनमें एक बात और सामने है कि 75 से 80 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी के अंदर चली गई, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर चली गई है ड्यू टू कोविड-19। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, एडीबी के बारे में याद रखोगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर, और मस्तसुगु जो है वो इसके हेड हैं। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और वीरेंद्र कुमार जी ने जो है वो बहुत से इनिशिएटिव लॉन्च किए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आप देख सकते हो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए एक बार हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्चुअल स्कूल फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये एक आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेशनल ओपन स्कूलिंग आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो आप शिक्षा ले सकते हो, मतलब इसका वर्चुअल स्कूल जो है वो खोल दिया गया है। तो उसके अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो तो अब आपको सिर्फ बुक्स ही नहीं मिला करेंगे, अब आपको लेक्चर्स भी जो है वो ऑनलाइन मिल जाया करेंगे अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू एजुकेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक ई कॉमिक रिलीज की गई है दोस्तों, ई कॉमिक, जिसका नाम है प्रिया द असेसिबिलिटी वॉरियर, असेसिबिलिटी बुकलेट, ताकि बताया जा सके कि अगर डिसेबिलिटी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप हर चीज़ें हर काम जो है वो कर सकते हो। तो इसमें एक स्टोरी है प्रिया की, जो कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसके पैर पे प्लास्टर लग गया, उसके बाद उसने हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया स्कूल की। तो ये असेसिबिलिटी के बारे में बताता है कि किस तरह से आप चीज़ों को असेस कर सकते हो अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी भी है, तो मतलब मोटिवेशन एक तरह से प्रोवाइड करता है। ई कॉमिक है ये। और एक निपुण भारत प्रोग्राम जो है उसके ऊपर फोकस किया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी के ऊपर जो है वो काम किया गया। 3 चीज़ों के ऊपर इसमें काम होता है, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के ऊपर, और ये ग्रेड 3 तक के स्टूडेंट्स को फोकस किया गया है। और ये मिशन कब पूरा करना है? 2026-27 तक, कि ग्रेड 3 तक के स्टूडेंट्स को ये तीनों चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। और इसका पर्पज़ यही है कि 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चे को ये फाउंडेशनल लिटरेसी जो है वो आ सके। और एजुकेशन के बारे में आपको पता ही है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? राज्यसभा से हैं ये, मध्य प्रदेश के मेंबर। लेकिन एक बात और याद रखनी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अन्नपूर्णा है, ये याद रखना है दोस्तों, ये अभी अपॉइंट की गई हैं अन्नपूर्णा देवी यादव, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोदरमा है झारखंड के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि 24 अगस्त 2021 का जो क्वेश्चन था वो था, हु रोट हिंदुत्व एंड नेशनल रेनेसेंस, ये बुक किसने लिखी थी? तो मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हिंदुत्व के बारे में बताती है, और ये बुक लिखी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं कवर पेज इस बुक का, हिंदुत्व एंड नेशनल लाइन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बुक लिखी गई है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, जो कि आप कह सकते हो कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर हैं बीजेपी के। सुब्रमण्यम स्वामी बोल देते हैं कुछ ना कुछ, कभी मोदी जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ बोल देते हैं,
तो इन्होंने बताया हुआ है इस बुक के अंदर कि किस तरह से इंडिया का जो मदर लैंड है वो किस तरह से हिंदुइज्म में रंगा हुआ है, स्टार्टिंग से लेके मतलब एंशियंट इंडिया से लेके नॉर्थ से लेके इंडियन ओशन तक, मतलब हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक जो अटैच है, किस तरह से हिंदुत्व इसके अंदर काम कर रहा है और किस तरह से रिलीजन जो है, हिंदुत्व जो है वो आगे चीजों को बढ़ा रहा है। और हमारा जो नेशनल रेनेसेंस आप कह सकते हो कि जो चीजें स्टार्ट हुई थी वो भी रिलीजन के बेसिस पे हुई थी, जैसे सती प्रथा को खत्म किया गया, या आप कह सकते हो कि विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया, ब्रह्मो समाज बनाया गया, तो ये सारी चीजें रिलीजन से ही रिलेटेड हैं। तो किसी ना किसी तरह से रिलीजन ने इन चीजों के ऊपर इफेक्ट डाला है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बुक को लिखा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एनुअली। तो ये रिपोर्ट हर साल जो है वो कौन प्रकाशित करता है? इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख के जाते हैं लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। इसका कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मूल्य पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन का कोई मूल्य नहीं होता, या आप कह सकते हो बहुमूल्य होती है। लेकिन यहाँ पे आपने इस बेल बटन को प्रेस करना है और साथ ही जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें और गाइस इसी तरह से खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।